जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने भूगोल या ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इनको हम अक्षांश व देशांतर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या आपका यूपीएससी हो या आपके यूपी पुलिस हो, किसी से भी संबंधित। तो बच्चों, हम लोग इसके बारे में देखते हैं और बात करते हैं। यदि बात की जाए बच्चों, तो अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर। हम अक्षांश की यदि बात करें बच्चों, तो अक्षांश एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और एक महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं, हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसकी परिभाषा के बारे में बता दूं कि अक्षांश होता क्या है। अक्षांश की यदि बात की जाए तो अक्षांश हम लोग पृथ्वी के केंद्र से, क्या, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान, किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को, स्थान की कोणीय दूरी को, की कोणीय दूरी को, कोणीय दूरी को, दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि अक्षांश कहते हैं। ये तो हमने अक्षांश की परिभाषा बता दी कि अक्षांश क्या होता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षांश एक काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने मान ली। मैं आपको बता दूं कि अक्षांश हमेशा पश्चिम से, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, किधर? पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं, की ओर खींची जाती हैं या बनाई जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम के साथ समझेंगे कि अक्षांश होते क्या हैं। अगर बात की जाए तो आपके सामने ये दिख रहा होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो ये लैटिट्यूड दिख रहा है आपको, लैटिट्यूड, इनको हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, सॉरी, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या? अक्षांश। जो मैंने अभी परिभाषा बताई थी वो किसकी बताई थी? इस लैटिट्यूड की ही बताई थी, और इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। अब देखो इसे ध्यान से। अक्षांश मैंने अभी बताया था आपको कि अक्षांश क्या होता है कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से जो, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जो समानांतर रेखाएं होती उनको हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। जैसे मैं आपको बता दूं एक चीज और, कि ये जो आपको दिख रही हैं, ये आपको जो दिख रही हैं, ये सारी क्या हैं? ये सारी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं? ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखाएं। यहां मैं आपको बता दूं कि बीचों बीच से एक रेखा होती है, उसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं उसको हम लोग? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। क्लियर है ना? और इसी को हम लोग कह देते हैं इक्वेटर रेखा। क्या? इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अक्षांश क्या है कि विषुवत रेखा से दोनों ही गोलार्धों में, दोनों ही गोलार्धों में जो समानांतर रेखाएं, उनको हम लोग अक्षांश कहते हैं। जैसे ये जो होती है, ये हम लोग जीरो अक्षांश मान लेते हैं इसको। कितनी? जीरो अक्षांश। फिर ये यहां से ऐसे बढ़ते जाती हैं, बढ़ते जाती हैं, बढ़ते जाती हैं, बढ़ते जाती हैं, और ये यहां तक 90 अक्षांश तक होती हैं। ऐसे इधर ये बढ़ते जाती हैं, बढ़ते जाती हैं, जीरो के बाद एक, एक, दो, तीन, चार, इसमें कुछ रेखाएं दे रखी हैं, और फिर यहां तक आ जाती हैं। इनको हम लोग 90 अक्षांश कहते हैं। जैसे मैं आपको एक दूसरे फिगर में लेके समझाऊं,
इसमें देखो आप लोग कि ये है, ये क्या है, लैटिट्यूड है, ये क्या है, लैटिट्यूड है, या इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश कहते हैं। अब आप लोग देखोगे कि यहां पर ये जो जीरो जीरो जो लाइन है, ये जीरो जो है ये क्या है, विषुवत रेखा। ये क्या है, विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, अक्षांश की परिभाषा के विषुवत रेखा या पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी का हमने केंद्र मान लिया, यहां से इधर की ओर या इधर की ओर विषुवत रेखा से किसी भी ओर जो पृथ्वी की कोणीय दूरी बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप लोग देख रहे हो यहाँ 0 बता दिया, फिर ये 30 अक्षांश, फिर ये 60 अक्षांश, और फिर ये 90 अक्षांश। ऐसे आप लोग देखोगे कि इधर ये 30, ये 60, ये 90। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या होती है, वो विषुवत के समानांतर होती है, विषुवत रेखा के समानांतर होती है, विषुवत रेखा के समानांतर होती है, विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये हमेशा इधर वेस्ट से ईस्ट की ओर, इधर से इधर ही ड्रॉ होंगी। कहने का मतलब यह है कि इन अक्षांशों को आप इधर से इधर ड्रॉ नहीं करोगे, बल्कि ये ड्रॉ किधर से होंगी, पश्चिम से और पूरब की ओर ये ड्रॉ होती हैं या खींची जाती हैं। क्लियर है ना। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम लोग चर्चा करेंगे कि कितनी होती हैं, कितनी नहीं होती हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि जो अक्षांश क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग यहां और समझते हैं। जैसे मैंने ये डायग्राम बना लिया, क्लियर है ना यहां तक। अब इसके मध्य से बिल्कुल एक बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा मानी गई है, जिसे हम लोग जीरो अक्षांश कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। क्लियर है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा या इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्लियर है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके ये जीरो अक्षांश है, इधर ऐसे यहां पर हमने मान लिया कि ये एक अक्षांश है, ये कितना, एक अक्षांश, फिर दो अक्षांश, फिर दो अक्षांश, ऐसे ऐसे हम लोग देखेंगे कि यहां पर आ जाएंगे, जिसे हम लोग 90 अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, 90 अक्षांश कहते हैं। ऐसे इधर नीचे की तरफ आएंगे और हम लोग ऐसे ड्रॉ करते आएंगे और इनको ऐसे ड्रॉ करते करते हम यहां तक आ जाएंगे, यह भी 90 अक्षांश होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि विषुवत रेखा से ये जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उसके अलावा ये जो विषुवत रेखा का जो साउथर्न रीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि अक्षांश को याद करने के लिए इसमें कंफ्यूजन रहता है कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो अक्षांश याद रखना बच्चों, इसका इंग्लिश वर्जन होता है अक्षांश का, क्या होता है, लेटीट्यूड। क्या होता है, लेटीट्यूड। क्लियर है ना। तो याद रखना जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, लेटीट्यूड से आप लेट ना याद रख सकते हो, जो लेटीट्यूड रेखाएं होती हैं उनको हम लोग अक्षांश कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहां 1 से लेकर 90, 90 तो ये इधर होती हैं अक्षांश रेखाएं, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। कितनी कितनी, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 ही किस गोलार्ध में होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में, 90 ही दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, एक रह गई आपकी जीरो। एक कौन सी रह गई, जीरो अक्षांश। तो जीरो अक्षांश ये है जीरो। तो आप लोग देखोगे कि टोटल कितनी हो जाएंगी, 90 90 180 और जीरो 181। कितनी, 1। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, 181 होते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 181 होती हैं। जबकि अक्षांश सर्किल या अक्षांश वृत्त की बात की जाए, किसकी, अक्षांश वृत्त की बात की जाए तो ये 179 होते हैं। इसमें लोगों का कंफ्यूजन रहता है। मैं क्या बता रहा हूं इसे अभी समझाता हूं
कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181 या अक्षांश रेखाएं, जबकि अक्षांश वृत्त कितने होते हैं? 179। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये यहां पर ऐसे ड्रॉ होती हैं, ये ऐसे ड्रॉ होती जाती हैं, ये ऐसे ड्रॉ होती हैं, ये ऐसे ड्रॉ होती हैं, ये ऐसे ड्रॉ होती हैं। आप लोग देखोगे कि विषुवत रेखा पर अक्षांश सबसे बड़ा है, विषुवत रेखा पर अक्षांश बड़ा है, लेकिन ध्रुवों की ओर जा रहा है तो यह छोटा होता जा रहा है। जब यह ध्रुवों की ओर छोटा होता जा रहा है तो कहने का मतलब यह है कि जो 90 अक्षांश होता है ये केवल बिंदु की तरह ही काम करता है। किसकी तरह? बिंदु या पॉइंट की तरह ही काम करता है। ऐसे ही जब हम लोग दक्षिण में आते हैं, ऐसे बनाते हुए जब दक्षिण में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये भी जो 90 अक्षांश है ये भी यहां बिंदु की तरह ही काम करता है, और ये भी क्या है? ये भी एक बिंदु की तरह ही काम करता है। अब आप लोग देखोगे कि ये जितने भी थे ये सर्किल थे, ये जितने भी थे ये सर्किल थे। इनको हम लोग क्या कहते हैं? सर्किल, या इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ये बिंदु है, ये 90 दक्षिणी वाला और 90 उत्तरी वाला, इन दोनों को हम लोग वृत्त में सम्मिलित नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? हम इनको, जो 90 उत्तरी बिंदु है और 90 दक्षिणी जो देशांश है, अक्षांश है, इसको हम लोग सर्किल में सम्मिलित नहीं करते, इसलिए ये दोनों कम हो जाते हैं और अक्षांश या वृत्त की संख्या कितनी आती है? 179। दूसरी बात, ये हमेशा पश्चिम क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश किधर से ड्रॉ करते हैं, तो पश्चिम से पूरब की ओर ही हमेशा ड्रॉ किया जाता है। क्लियर है? अब कुछ महत्वपूर्ण इसमें अक्षांश हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। जैसे एक है आपका विषुवत रेखा, एक कौन सा है? विषुवत रेखा। एक है विषुवत रेखा, एक है विषुवत रेखा, एक है आपका, मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा। कर्क रेखा ये भी अक्षांश ही है, और एक है महत्वपूर्ण मकर रेखा। एक कौन सा है? मकर रेखा। क्लियर है ना? अब देखो, इसे ध्यान से समझो। मैं आपको बता दूं इसमें कि ये तीन जो महत्वपूर्ण है उनको आप ऐसे यहां पर समझो। देखिए ध्यान से, हमने मान लिया कि ये 30 है, तो यहां पर कहीं पर, यहां आप समझ सकते हो कि यहां लगभग 23.5 अक्षांश होगा। कितना होगा? ये हमने मान लिया 23.5 अक्षांश। तो ये हमने मान लिया कि ये कर्क रेखा, ये कौन सी है? कर्क रेखा है। क्लियर है ना? अब दूसरी बात की जाए तो हमने मान लिया कि यहां लगभग, यहां 23.5, ये दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है ये मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। मकर रेखा है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही सूर्य की किरणों, सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण करती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क और मकर रेखा इनके मध्य तक ही पड़ती हैं। आप सब लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा से कर्क रेखा और फिर ये लौटती हुई मकर रेखा, इन दोनों के मध्य ही पड़ती हैं। इसलिए कर्क और मकर रेखा को हम लोग क्या कह देते हैं? सूर्य की लंबवत किरणों की सीमा कह देते हैं। तो हम लोग इस बात को यहां लिख सकते हैं कि क्या कहने का मतलब यह है कि विषुवत, कर्क रेखा और मकर रेखा सूर्य की लंबवत किरणों, सूर्य की लंबवत किरणों की सीमाएं हैं। क्या है? लंबवत किरणों की सीमाएं हैं। क्लियर है? सीमाएं हैं। कहने का मतलब यह है कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क व मकर रेखा से पार नहीं जाती हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहां आपको मैंने बताया, क्या क्या बताया, एक बार फिर मैं इसके बारे में बता दूं अच्छी तरह से कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश कुछ नहीं होता, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को हम लोग कहते हैं। क्लियर है? ये हमेशा अक्षांश पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश जैसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाएं होती हैं। इसमें और भी होती हैं, जैसे 66.5 पर उत्तर में बात की जाए, 66.5 पर उत्तर में,
उत्तर में जो होता है उसे हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त कहते हैं। जब 66.5 साउथ में या दक्षिण में, इसको हम लोग अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। क्लियर है? अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। ये बच्चों नॉर्थ में होता है। ये किधर होता है? नॉर्थ में। और ये साउथ में होता है। क्लियर है? यहां तक एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक अक्षांश होता है, एक अक्षांश जो होता है, एक अक्षांश क्या? एक अक्षांश बराबर जो दूरी होती है, एक अक्षांश बराबर जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अक्षांश बराबर कितनी किलोमीटर की दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको बता दिया कुल अक्षांश रेखाएं कितनी थी। कुल अक्षांश रेखाएं थी आपकी 181। कितनी? 181। जबकि अक्षांश वृत्त कितने थे? अक्षांश वृत्त कितने थे? अक्षांश वृत्त थे 179। क्लियर है ना? दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है? तो अक्षांशों की। याद रखना, अक्षांशों की जो लंबाई होती है वो ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है। क्लियर है? ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है। ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है। कम हो जाती है। कैसे? आप लोग देख रहे होंगे कि मान लो ये विषुवत रेखा है। ये कौन सी है? ये विषुवत रेखा है। फिर आप लोग देखोगे कि ये इससे कम हो गई, फिर आप देखोगे कि ये इससे और कम हो गई, फिर ये इससे और कम हो गई, फिर ये देखोगे कि ये और कम हो गई, और फिर ये और कम हो गई। क्लियर है बच्चों? ये ऐसे कम होती जाती, इसीलिए तो 90 अक्षांश को हम लोग दोनों ही गोलार्धों में उसे बिंदु के रूप में मानते हैं और वह रेखाएं नहीं रहती हैं, इसलिए अक्षांश वृत्त की संख्या घटकर कितनी आ जाती है? 179। क्लियर है? अब अगर बात की जाए, हम लोग यहां पर मैंने अभी बताया था कि अंटार्कटिका वृत्त होता है, एक आर्कटिक वृत्त होता है। तो आप लोग यहां समझ सकते हो कि ये मैंने 66.5, ये कितना मान लिया है मैंने? यह 66.5, ये 66.5 अक्षांश मान लिया, जिसको हम लोग आर्कटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। जबकि दक्षिण में मैंने यहां 66.5 अक्षांश मान लिया है, जिसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। क्लियर है? सबका क्लियर है ना? अक्षांश क्या होता है? अक्षांश कुछ नहीं है, एक काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर मान ली गई हैं, जिससे हम लोग जलवायु का अध्ययन, ताप का अध्ययन, इनको हम लोग करते हैं। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं देशांतर को लेकर। किसको लेकर? देशांतर को लेकर। या देशांतर की बात की जाए तो देशांतर की परिभाषा क्या होती है? देशांतर की होती है कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। देशांतर कहते हैं। देशांतर कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। कहने का मतलब यह कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो लेटीट्यूड होती हैं। कैसी होती हैं? ऐसे होते हैं, लेटी हुई होती हैं। जबकि देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं। मैं समझाऊं आपको कि देशांतर रेखाएं, मैंने एक सर्किल मान लिया, इसमें ये मैंने लगभग मान लिया 0 देशांतर। ये क्या मान लिया मैंने? 0 देशांतर। ये मान लिया मैंने 0 देशांतर। अब ये जो ऐसे मिलाई जा रही हैं, ये ऐसे जो मिलाई जा रही हैं, ये जो ऐसे मिलाई जा रही हैं, ये ऐसे जो मिलाई जा रही हैं, ये इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लोग देशांतर कहते हैं। इनको हम लोग देशांतर कहते हैं। समझ पा रहे हो ना कि देशांतर जो होते हैं
वो खड़ी रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। और ये खड़ी रेखाएं होती हैं। अक्षांश लेटी हुई रेखाएं होती हैं और देशांतर लॉन्गिट्यूड या खड़ी रेखाएं होती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देशांतर होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर को यामोत्तर भी कहा जाता है। देशांतर को क्या कहा जाता है? यामोत्तर भी कहा जाता है। उसके अलावा जो देशांतर होते हैं ये समय का निर्धारण भी करते हैं। समय का निर्धारण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय का निर्धारण कौन करता है? तो वो देशांतर करते हैं। क्लियर है बच्चों कि कितना कहां पर बजा है, कितना टाइम है। कि हमारा आप सब लोग जानते हो कि हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे, या हम लोग कह सकते हैं 82.5 पूर्व देशांतर आगे। देखो समझो, मैं आपको बता दूं कि जीरो जो देशांतर है, जीरो देशांतर है, इसको ग्रीनविच मीन टाइम माना जाता है। क्या माना जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम माना जाता है। मीन टाइम माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि ये ग्रीनविच है ना, ये ग्रीनविच इंग्लैंड के एक शहर का नाम है। क्या है? यह इंग्लैंड के एक शहर का नाम है और उसी से यह जीरो देशांतर गुजरती है और इसी जीरो देशांतर को हम लोग प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जीरो देशांतर को हम लोग प्रधान यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर। प्रधान यामोत्तर इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे विश्व के समय का निर्धारण इस रेखा के द्वारा ही होता है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि इन रेखाओं की संख्या 1, 2, 3 ऐसे करके यहां तक 180 होती है। कितनी होती है? 180। ऐसे ही यहां भी 180 होती है। कितनी होती है? 180 होती है। याद रखना कि टोटल जो देशांतरों की संख्या होती है वो 360 मानी जाती है। कितनी? जो टोटल देशांतर होते हैं वो 360 ही माने जाते हैं, या जीरो को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि जो 360 देशांतर माने जाते हैं यही 24 घंटे के 24 क्या है? 24 घंटे की यदि बात की जाए तो 24 घंटे में यह 360 डिग्री घूम जाती है। कितनी घूम जाती है? 24 डिग्री में यह 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूम जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि 1 घंटे बराबर 24 से अगर डिवाइड करोगे तो 15 डिग्री आता है। कितना आता है? 15 डिग्री। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 घंटे में जो देशांतर होते हैं वो कितने घूम जाते हैं? तो 15 डिग्री। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। और अगर बात की जाए 1 घंटे में 60 मिनट तो हम लोग निकाल लेते हैं। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। कितना? 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और इसी से समय का निर्धारण किया जाता है। अब अगर बात की जाए तो हम लोग यहां समझते हैं प्रॉपर देशांतर की बात की जाए तो देशांतर देखो, ये मैंने अभी क्या बताया कि लॉन्गिट्यूड, क्या लॉन्गिट्यूड जो होती है इनको हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देशांतर है। ये क्या है? देशांतर है। ये देशांतर है। मैंने अभी बताया था आपको कि ये आप लोग देख रहे हो कि ये ऐसे ऐसे ये सभी यहां से ऐसे आ रही हैं। ये 180 देशांतर है। याद रखना ये ध्रुवों पर सभी मिली हुई होती हैं। ध्रुवों पर सब देशांतर रेखाएं मिली होती हैं। तो ये 180 इधर और 180 इधर, 180 इधर और 180 इधर। याद रखना जो ये देशांतर होता है जीरो देशांतर, ये इसे पूर्वी गोलार्ध में विभाजित किया जाता है। पूर्वी गोलार्ध में से विभाजित किया जाता है और इसे दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित किया जाता है। क्या? दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ये एक देशांतर है, यदि एक देशांतर को आप ऐसे पार करते हो, एक देशांतर को अगर आप लोग पार करते हो तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि ये यहां प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि आप एक देशांतर को पार कर रहे हो तो कहने का मतलब यह है कि समय में इजाफा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि आप पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर यदि आप एक देशांतर को क्रॉस कर रहे हो तो समय बढ़ेगा, जबकि आप इधर से और इधर किसी भी देशांतर को
पार करते हो तो समय क्या होगा, माइनस होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 180 जो देशांतर है, जो 180 देशांतर है, इस 180 देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। 180 देशांतर को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक अक्षांश में मैंने क्या बताया था, 111 किलोमीटर होता है, जबकि एक देशांतर में 111 किलोमीटर 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। कहने का मतलब यह है कि या आप यदि एक देशांतर को पार करते हो तो 111.13 किलोमीटर आप चल जाते हो, और वहीं अक्षांश की बात की जाए तो 111 किलोमीटर दूरी पार की जाती है। क्लियर है। अब अगर बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि 180 देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्हीं से देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है। तो विश्व में जो समय जोन है, विश्व में समय जोन का जो निर्धारण किया गया है, विश्व में समय जोन का जो निर्धारण किया गया है, वो विश्व में कितने हैं, 24 हैं। कितने हैं, विश्व में 24 हैं। विश्व में कितने हैं, 24 हैं। अब मैं आपको बता दूं कि विश्व में समय जोन कितने हैं, 24 हैं। कितने हैं, 24। कुल कितने हैं, कुल 24 हैं। कुछ देशों में तो समय जोन एक एक है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनमें समय जोनों की संख्या एक से अधिक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक समय जोन वाला देश, विश्व में सबसे अधिक समय जोन वाला देश, विश्व में सबसे अधिक समय जोन वाला देश तो कौन सा है बच्चों, मैं आपको बता दूं, फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस। फ्रांस में 12 समय जोन है। कितने, फ्रांस में 12 समय जोन है। क्लियर है। उसके बाद यदि बात की जाए तो अमेरिका का नंबर आता है। अमेरिका में बच्चों 9 समय जोन है। कितने, अमेरिका में 9 समय जोन है। और इसके बाद रूस की बात की जाए बच्चों तो यहां 8 समय जोन है। अब हम लोग अगर अपने इंडिया की बात करें तो याद रखना, भारत का जो मानक समय है, क्या, भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वह 5.5 घंटे आगे है। कितना, 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। मैं आपको बता दूं कि 5.5 घंटे आगे है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कितना, 5.5 घंटे। जबकि यह देशांतर की बात की जाए अपने भारत की तो यह 82.5 देशांतर, कितना, 82.5 ईस्ट, याद रखना पूर्वी, 82.5 पूर्वी देशांतर पर अपना समय का निर्धारण किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इस देशांतर जो भारत में जो समय का निर्धारण किया गया है, यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह जो समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारे भारत में पूर्वी मतलब अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितना, महत्वपूर्ण बात है बच्चों जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य के जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितना, 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। कहने का मतलब यह है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में यदि 5 बज रहे होंगे, कितने, अरुणाचल प्रदेश में मान लो 5 AM होगा, तो वहीं गुजरात में
7 AM होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होगा तो गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होगा। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर मैं आपको इसका बता देता हूं ध्यान से जल्दी जल्दी कि इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अक्षांश हैं। अक्षांश ये ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं जैसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। क्लियर है? अंटार्कटिका वृत्त और आर्कटिक वृत्त। क्लियर है ना? उसके अलावा एक अक्षांश में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, जबकि जबकि यदि बात की जाए तो जो देशांतर होते हैं उसमें एक देशांतर बराबर कितनी दूरी होती है? 111.13 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांशों की बात की जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखा 181 है, जबकि अक्षांश वृत्त कितने हैं? 179। जबकि कुल देशांतर की बात की जाए तो कुल देशांतर कितने हैं? 360 हैं। कितने हैं? 360। 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में। क्लियर है बच्चों? ये जो देशांतर होते हैं, ये देखो, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले होते हैं। क्या? इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले होते हैं। जबकि विषुवत रेखा से अक्षांश क्या होते हैं? विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों की कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश के द्वारा मापते हैं। क्लियर है बच्चों? आपको ये क्लास कैसी लगी? इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं। जय हिंद प्यारे बच्चों।